हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी एक बेहद ही रोचक कहानी है, बेटियां क्यों नहीं वंश चला सकती हैं। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहानी। ट्राइब में एक रोचक कहानी प्रचलित है। कहानी यह है कि प्राचीन समय में इस कबीले का एक राजा हुआ था जिसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत तंत्र मंत्र के बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। अब सवाल यह उठा कि राजा के बाद उस कबीले का शासन कौन चलाएगा। कबीले के सयानों की सभा हुई और तय हुआ कि उस बेटी का ही पालन पोषण बेटे की तरह किया जाए, वही शासन चलाएगी। इसके बाद सरदार की बेटी का पालन बेटे की तरह किया जाने लगा। उसने सभी लड़कियों की तरह श्रृंगार नहीं किया, कभी उनकी तरह गहने और कपड़े नहीं पहने। इसके बदले उसे हथियार चलाने की शिक्षा दी गई, शासन के तौर तरीके बताए गए और हर तरह से उसे बेटा ही माना गया। जब वह जवान हुई तो फिर सवाल उठा कि यदि इसकी शादी हुई तो यह ससुराल चली जाएगी, फिर यहाँ का शासन कौन चलाएगा। यदि उसका पति यहाँ आकर रहे तो राज्य पर वह और उसके संबंधी कब्जा कर लेंगे, जबकि सत्ता तो सरदार की संतान के पास रहनी चाहिए। तो उसकी शादी भी किसी राजकुमार की ही तरह की गई और उसके लिए 2 रानियां लाई गईं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर सवाल उठा कि राजकुमारी संतान कैसे पैदा करेंगी। स्त्री और स्त्री मिलकर तो संतान पैदा नहीं कर सकती, और यदि संतान पैदा नहीं हुई तो राजकुमारी के बाद शासन कौन चलाएगा। इसीलिए पुराने राजा के चाचा के लड़के से राजकुमारी राजा की दोनों पत्नियों का नियोग कराया गया। उस नियोग से राजकुमारी की बड़ी पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ और छोटी पत्नी से एक बेटी। पुत्र के जन्म के बाद रानियों की उपयोगिता समाप्त हो गई, लेकिन थी तो वो युवा स्त्रियां। उनको भी भावनात्मक साथी की जरूरत थी, उन्हें भी शारीरिक सुख की इच्छा थी। उनमें से बड़ी रानी के संबंध कबीले के ही एक सभासद से बन गए और उस संबंध से भी एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन रानी का यह प्रेम संबंध उजागर हो गया और उसे दोषी मानकर राज्य से निकाल दिया गया। लेकिन नियोग से पैदा हुए उसके बेटे को राजकुमारी का बेटा मानकर राजगद्दी पर सौंप दी गई। हालांकि सभासद से शारीरिक संबंध होने के कारण यह जानना असंभव था कि जिसे राजगद्दी सौंपी गई वह प्रेम संबंध से जन्मा था या नियोग से। नाटक के अंत में 2 सवाल उठाए गए। क्या नए राजा यानी राजकुमारी की बड़ी पत्नी ने एक पूर्ण स्त्री का धर्म ही नहीं निभाया था? आखिर अपने वांछित प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाने के अपने अधिकार का त्याग उसे क्यों करना चाहिए था? छोटी रानी ने किसी कठपुतली की तरह अपनी भूमिका सिर्फ नियोग तक सीमित रखी। क्या स्त्री होने का मतलब सिर्फ यही है कि वह नियोग या किसी भी अन्य तरीके से किसी परंपरा के लिए सिर्फ एक वारिस पैदा कर दे? दूसरा सवाल सभासद और बड़ी रानी के संबंध से पैदा हुए बेटे ने उठाया कि नियोग से पैदा हुए बेटे को किस तर्क से गद्दी सौंपी गई। क्या वह स्वयं भी उसी कोख से पैदा नहीं हुआ था? पुराने राजा ने अपनी बेटी को राजगद्दी सौंपी, लेकिन नई राजा ने नियोग से खुद कोई संतान नहीं पैदा की, बल्कि दूसरी स्त्रियों के नियोग से अपने लिए पुत्र वारिस पाया। उसमें भी बेटी को वारिस नहीं बनाया गया। अब यहाँ से हम अपने मिथकों की ओर लौटे। यह सवाल महाभारत से भी उठा है। शांतनु के बेटे विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका नाम की 2 बहनों के साथ हुआ था, लेकिन बिना कोई संतान उत्पन्न किए ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। तब उसके चचेरे भाई व्यास मुनि से दोनों बहनों का नियोग कराया गया।
नियोग के समय अंबिका ने भय से आंखें बंद कर ली, इसीलिए उसे अंधे पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका भय से पीली पड़ गई, इसीलिए उसे पीलिया रोग से ग्रस्त पांडु पैदा हुए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस नियोग को दोनों में से किसी ने भी सुख, रुचि और आनंद के साथ स्वीकार नहीं किया था। पांडु के 5 पुत्र कुंती द्वारा अभिमंत्रित पतियों से उत्पन्न हुए थे। एक पुत्र कर्ण, जिसे उसने शादी से पहले अपनी इच्छा से अभिमंत्रित पति से पैदा किया था, उसे राज्य करने का अधिकार नहीं मिला। कहा, दक्षिण अफ्रीका के खोसा जनजाति में वंश और यौन संबंधों को लेकर उठने वाले सवाल कहां हजारों साल पहले भारत में रचे जा रहे थे। महाभारत के प्रश्न समय और स्थान में कोई साम्य नहीं है, लेकिन सवाल एक ही है। सेक्स और नैतिकता को लेकर हर समाज हर काल में भ्रम का शिकार रहा है। स्त्री अपनी इच्छा से यौन संबंध बनाने के लिए कभी स्वतंत्र नहीं मानी गई। वह यदि अपनी इच्छा से या अपने सुख के लिए संबंध बनाए तो वह अनैतिक है, लेकिन उसे किसी का वंश चलाने के लिए माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वह सहवास नैतिक है। नियोग दूसरों की इच्छा से हो तो नैतिक, उसकी अपनी इच्छा से हो तो अनैतिक। सहवास के पहले की नैतिकता और सहवास के बाद की नैतिकता में कोई साम्य नहीं है। पहले यह प्रेम की इच्छा से निर्धारित होती है और बाद में वंश और सत्ता की इच्छा से। इसी नैतिक भ्रम या बेईमानी के कारण खुद स्त्री को कभी संपत्ति या शासन का अधिकारी नहीं बनाया जाता। उसकी इच्छा से उत्पन्न पुत्र भी अधिकारी नहीं बनाया जाता, लेकिन दूसरे, जिसे पति माना जाता है, की इच्छा से उत्पन्न कराया गया पुत्र संपत्ति का अधिकारी बनता है। सत्ता हमेशा पुरुष के ही हाथों में होती है। स्त्री सिर्फ एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र है, ताकि संसर्ग का सुख दे या जरूरत हो तो किसी व्यक्ति या परंपरा के लिए वंश या उत्तराधिकारी पैदा करे। इस तरह स्त्री के शरीर से जन्मे पुत्र को ही स्त्री से सत्ता छीन लेने का निमित्त बनाया जाता रहा। बेटियां क्यों नहीं वंश चला सकती है? वे सत्ता और संपत्ति की उत्तराधिकारी क्यों नहीं बन सकती? वे अपना अंश आगे बढ़ाने के लिए या अपना वारिस पैदा करने के लिए अपनी पसंद का कोई युवक क्यों नहीं अपने महल में बैठा सकती? ब्रिटिश राजशाही में अब जाकर पहली संतान के रूप में बेटियों को सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला है। एलिजाबेथ द्वितीय को राजमुकुट पहनने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि उनके पिता जॉर्ज सप्तम का कोई पुत्र ही नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।